हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड की आंसर की देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है एमएसयू यानी मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जिन बच्चों का अब तक पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर सोने पे सुहागा, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में इस क्वेश्चन पेपर से पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। चलिए देख लेते हैं इस साल एग्जाम पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन दे रखे हैं, सबको सब आपको करने हैं। सीधे मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ और क्वेश्चन फर्स्ट है, दिख रहा ना, क्लियर? हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर? तो क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी हवाई जहाज या उपग्रह से रेखापुंज डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी पे आप टिक लगा दो, दूर संवेदन। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो वही इंग्लिश में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2024 में बेसबी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान करता है, जो 37.8 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2024 में बेसबी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान करता है, जो 37.8 गीगाटन CO2 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? वो है तुम्हारे पास, सी पे टिक लगाएं, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि ऊर्जा उत्पादन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थिरता के संदर्भ में ट्रिपल बॉटम लाइन का तात्पर्य है। ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब लोग, ग्रह और लाभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग एक मॉडल है जिसमें शामिल है। डी पे आप टिक लगाओ, पुनः उपयोग करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 नहीं दिख रहा होगा पर मैं ज़रूर दिख रहा हूँगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि विशेष रूप से खतरनाक अपशिष्टों और उनके सीमा पर संचालन में सर्वाधिक संबंधित है? इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेसल कन्वेंशन इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है बेटा। पेपर अगर आपका नहीं हुआ है ना अब तक और पेपर आने वाला, तो ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाना, क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। मानो या ना मानो, यही जीवन का सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन पढ़ो। अरे यार खुद से भी तो पढ़ो। अब आप सोच रहे होगे सर पेपर बड़ा डिफिकल्ट है यार, ये जो एग्जाम पेपर बनाने वाले हैं ना, अब इनको ये पेपर दिखाया जाए, बेटा ले इस आप सोल्व करके दिखा। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रखता है यार जो बच्चे आसानी से कर लेते। पूरा पेपर ही ऐसे बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसा कुछ पढ़ा ही ना हो बच्चों ने। तेल रिसाव से हाइड्रोकार्बन अपघटन के लिए निम्नलिखित में से किस जीव का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? स्यूडोमोनास पुटिका का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मॉडल पेपर से, किसी लेक्चर से क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं। 7-8 क्वेश्चन ही बच्चों के पढ़े हुए आ रहे हैं। जब मैंने बच्चों से कांटेक्ट करा, एमएसयू वालों से, जो एमएसयू वाले हैं उनसे कांटेक्ट करा, कितने क्वेश्चन सही करके आए हो? सर 7-8 क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी सब तुक्के मारे का हैं। आंसर की मिला रहे हैं कि यार 25 क्वेश्चन सही हैं, मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय अपंग प्रक्रिया में रिटर्न सक्रिय अपंग RAS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सक्रिय अपंग, ओहो, सक्रिय अपंग प्रक्रिया में रिटर्न सक्रिय अपंग RAS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये सी पे आप टिक लगा दो जिनका पेपर है। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये राइट ऑप्शन लगा हुआ है, अब तक बनना फ्लॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्रों को में अपघटकों की भूमिका को सबसे अच्छी तरह समझाता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्रों में अपघटकों की भूमिका को अच्छी तरह से निभाता है? डी पे राइट ऑप्शन है, वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन भी इसका क्या है? डी है। घबराओ मत यार, तुम तो अभी से डर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्वेश्चन ये दिखाओ यार, ये क्वेश्चन आने का है, ये क्या क्वेश्चन रखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सबके सब पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कथन सबके सब पढ़ लो और आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ले तीसरा भी सही है। और दे दबा दब दब डी पे आप टिक लगा दो, ऊपर सभी कथन कैसे हैं? राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक चक्र अपसादी चक्र है? फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। ये आने का क्वेश्चन है
जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, सभी और अधिकांश ओजोन, जल वाष्प, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। हाँ, ये तो पता है कि अल्ट्रा वायलेट रे अवशोषित की जाती हैं ओजोन परत द्वारा, लेकिन ये जो बीच में मिक्सिंग कर दिया, ये तो कंपटीशन के एग्जाम पेपर भी ना पूछता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। इस बार जो है यूपी में होमगार्ड का एग्जाम पेपर हुआ, उसमें साइंस के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वाले पूछे गए। यहाँ से देख रहे हो ये क्या है, क्या बवाल है। ये डी पे आप टिक लगा दो, UVC 100 to 280 nm, ठीक है, लगा दो। ये डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। प्लास्टिक पर आप सब लोगों ने टिक लगाया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक पारिस्थितिक कारक है। अजैविक देखो, उपभोक्ता, क्या ये जैविक पारिस्थितिक कारक है? राइट है, हाँ जैविक है। ये उत्पादक भी जैविक है, उपघटक भी जैविक है, लेकिन जो ये तुम देख रहे हो ना एडेफिक, ये जैविक नहीं है, ये अजैविक है। और हमसे क्या पूछा? अजैविक पारिस्थितिक कारक है, समझ गए, वो कौन सा है? एडेफिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। एफीफाइटस जो होता है वो सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं, हमेशा याद कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उन जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। अब देखो यार, जिनका ये पेपर है उन बच्चों ने क्या लगाया है? मांसाहारी। अबे दीवानों, मांसाहारी सिर्फ मांस खाते हैं, घास नहीं खाते। अगर शेर को तुम घास खिलाओ, बेटे आजा घास खा ले, वो खाएगा? कभी नहीं खाएगा, उसका मांस चाहिए जिंदा वाला। तो ये सर्वाहारी एक काम कर सकते हैं, वो घास फूस पौधे जानवर सब खा सकते हैं, सर्वाहारी बोला जाता है उनको। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? लो, इसमें ऑर्थर जॉर्ज टेंसली लगा हुआ है, सी पे आप टिक लगाओ। अर्नेस्ट हैकेल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर कौन सा स्तर होता है? नीचे कौन सा स्तर होता है? हाँ, उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक जल धारण करती है? चिकनी मिट्टी सबसे अधिक जल धारण करती है। चिकनी मिट्टी, चिकनी तो यार करती है, सिंपल सी बात है, कहीं भी चले जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा, कौन सी मानवीय गतिविधि मिट्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? वनों की कटाई मिट्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, सी पे आप टिक लगा दो। आगे मत देखे करो, राइट ऑप्शन देखो, लगा दो टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता मतलब पृथ्वी पर जीवन की विविधता, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, वेरिएटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। का क्वेश्चन है, अरे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं दिख रहा है, पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, उसमें से एक ये है पश्चिमी घाट, इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थल संरक्षण पद्धति है? देखो, वनस्पति उद्यान यानी कि बोटैनिकल गार्डन्स इज द राइट ऑप्शन। यही क्या है तुम्हारे पास? बाह्य स्थल संरक्षण पद्धति है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट है, सब बिल्कुल सही सही लगा कर आएंगे। और कमेंट ज़रूर करना मुझे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। मैंने आज 75 में से 40 क्वेश्चन सही करे हैं, या 75 में से मैंने आज 50 सही करे हैं, या मैंने 25 सही करे हैं। कोई सरवाने वाली कोई बात नहीं है, 20 भी सही करे हैं तो करे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। चलिए 23 देखते हैं। भारतीय गणराज्य का वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? भारतीय गणराज्य का वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? वो है अपना नोएडा में, ठीक है। नोएडा किस ज़िले में पड़ता है? नोएडा कोई पर्सनल ज़िला नहीं है, एक सिटी है, तो सिंपल सी बात है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप भूगोल का अध्ययन है, पौधों का भौगोलिक वितरण, जंतुओं का भौगोलिक वितरण। और ये जो बच्चे हैं इन्होंने टिक लगाया, पौधों और जंतुओं का भौगोलिक वितरण। अरे भाई, पादप भूगोल है तो पौधों का भौगोलिक वितरण तो होगा, जंतुओं का तो नाम भी ना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नहीं दिख रहा, छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं सीधा डायरेक्टली 26 पे कूद जाओ, कुलाच मारो लंबी सी। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? पौधा, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीव। हाँ, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना वो अपघटक होते हैं, डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ए पे टिक लगा दो। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बच्चा जानता है, बच्चा। चलिए, सभी खाद्य श्रृंखलाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सन, यानी कि सूर्य इज द राइट ऑप्शन। अरे यार, ये भी कोई सोचने वाली बात है, सोचने समझने का काम नहीं है। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट
क्या है? हाँ, कार्बन क्रेडिट क्या है यार? कार्बन क्रेडिट क्या है? 29वां नंबर जल्दी बताओ, कार्बन क्रेडिट क्या? बिल्कुल राइट, टिक लगा हुआ है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर साथ लेके बैठो, ठीक है? जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है वो अपना साथ लेके बैठो, और क्वेश्चन जो है अप डाउन हो सकता है आपके, ध्यान देना। क्वेश्चन जैसे इसमें ये 29वां क्वेश्चन है, तो पता नहीं कि आपके पेपर में ये 25वां हो सकता है, या 38वां हो सकता है, या 35वां क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ऑप्शन भी अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। सूर्य से उत्पादकों और फिर उपभोक्ताओं तक ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सूर्य से उत्पादकों और उपभोक्ताओं का ऊर्जा कैसा होता है? बहुदिशात्मक नहीं होता, वो हमेशा कैसा होता है? एक दिशात्मक होता है, ठीक है? चलिए, जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता, सेम कहानी है। 31 देखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है, बी पे टिक लगा दो, पादक प्लवक इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32। पारिस्थितिक नीचे है, पारिस्थितिक नीचे, ए पे आप टिक लगाओ, अपने आवास के भीतर किसी प्रजाति की भूमिका, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। पेज टर्न ओवर, लो सर आगे बढ़ गए, अबे अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 कौन करवाएगा? जीआईएस में रास्टर डॉट 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 से बने होते हैं पिक्सल का मैट्रिक्स। जीआईएस में रास्टर जो होते हैं वो पिक्सल का मैट्रिक्स से बने होते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है? पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है? बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, बी पे आप टिक लगा दो। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में क्रमिक परिवर्तन, जो ऑप्शन बड़ा दिखाई दे लगा दो टिक, जब कुछ पता ना हो ना ऑप्शन बड़ा दिखाई दे रहा है लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। देखो, निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट उपचार विधि में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपशिष्ट का पूर्ण दहन शामिल है? भस्मीकरण। यार ये एमएसयू वाले जो है ना पेपर सच में डिफिकल्ट देते हैं। केमिस्ट्री का पेपर इतना डिफिकल्ट लग देंगे, टोटल रिएक्शन लग देते हैं। जोलॉजी के पेपर, बॉटनी का ऐसा रखते हैं कि बच्चे यार नंबर ना लावे। आईएएस आईपीएस का पेपर थोड़ी ना, सिलेक्टेड बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी में उसके अकॉर्डिंग पेपर बना कर दे दो ईजी। 30 to 40 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिन्हें हर बच्चा करके रहे, लगभग पास हो जा। फेल होने का इन्होंने बिल्कुल प्लान बना रखा है एमएसयू वालों ने भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। लैंडफिल गैस एलएफजी लैंडफिल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का एक प्राकृतिक उपोत्पाद है। एलएफजी में गैस होती है जो पर्यावरणीय चिंता का विषय है। मीथेन, मीथेन इज अ राइट ऑप्शन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गोबर में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं। 37 देख लेते हैं। पायरोलिसिस में कार्बनिक पदार्थों का उष्मीय अपघटन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन रखे हैं, पहली बार ऐसा पेपर देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का बनना। अब तक सारे क्वेश्चन इतने से क्वेश्चन होंगे तो आंसर थोड़े बड़े कर देते हैं ऑप्शन उनके, लेकिन इसमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाएगा। अपशिष्ट गैसीकरण, अपशिष्ट के कार्बनिक अंश का ऑक्सीजन रहित माध्यम में गैसीकरण कारण की उपस्थिति में उच्च तापमान 650 to 1000 डिग्री सेल्सियस, अरे 1600 है, 1600 डिग्री सेल्सियस पर उष्मीय अपघटन करके बनाने की प्रक्रिया होती है। सिनगेरा, अरे है, बी पे आप टिक लगाओ। 38 का सिनगेरा इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है? अरे यार सिनगेरा यही तो है, सिनगैस, इसमें क्या हुआ? सिनगैस, इसमें सिनगैस। अरे यार इसमें हिंदी में ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में पढ़ लो, सिनगैस लिखा हुआ है, सिनगैस कहलाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। एरोबिक कंपोस्टिंग के लिए इप्तम प्रारंभिक CYN अनुपात डॉट 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 के बीच होता है। ए पे टिक लगाओ, 25 और 30 के बीच होता है। बिल्कुल सही टिक लगाया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बर्मी कंपोजिटिंग पारंपरिक कंपोजिटिंग से इस मायने में भिन्न है कि ये मुख्य रूप से डॉट 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 पर निर्भर करती है। कैचुए गतिविधि पे, बर्मी आपने पीछे पढ़ के आ रखे हो आप बर्मी के बारे में, है ना? तो बर्मी का संबंध किससे होता है? कैचवे से होता है। तो सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से भी ना अंदाज़ा लगा लेते हैं यार, हाँ यार राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, खुद पढ़ो, मैं पढ़ी ना रहा तुम खुद पढ़ो। अरे मैं पढ़ी ना रहा तुम खुद पढ़ो, चलो पढ़ो। दो क्वेश्चन की लेंथ कितनी बड़ी है। बायोगैस का मूल्यवान तत्व डॉट 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 गैस है, इसका प्रतिशत जितना अधिक होगा बायोगैस की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी और इसका उत्पादन उतना ही किफ़ायती होगा। मिथेन गैस, ए पे टिक लगाओ बेझिझक। अच्छा खासा पहले टिक लगाया था, बाद में क्रॉस कर दिया। एक क्वेश्चन सही हो जाता नहीं हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आर्किया सूक्ष्मजीव समूह मुख्य रूप से बायोगैस डाइजेस्टर में उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। मिथेन गैस, ए पे टिक लगा दो, ठीक है? बायोगैस का नाम आते ही समझ लेना मिथेन है। चलिए 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा NBPGR का कार्य नहीं है? नई फसल किस्मों का विमोचन, ये जो है NBPGR का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44।
निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता से संबंधित FAO की एक प्रमुख पहल है? बी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, पादप आनुवांशिकी संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं आज बिल्कुल कौन सही राइट ऑप्शन बताएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका BSI द्वारा प्रकाशित की जाती है? और वह है तुम्हारे पास ने लुम्बो इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक में हमेशा संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में वर्णन किया जाता है। तो एक पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम होते हैं। चलिए 47 देखते हैं। एक प्रजाति के भीतर एक आनुवांशिक रूप से भिन्न जनसंख्या है जो विशिष्ट पर्यावरण पारिस्थितिकियों के अनुरूप होती है। इकोटाइप। क्वेश्चन की लेंथ देखो, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी है, ऑप्शन छोटे कर दिए हैं इस बार। हर साल इनका पैटर्न चेंज कर देते हैं, बच्चे जो है यहीं मार खा जाते हैं। इकेड को ... के नाम से भी जाना जाता है। इकेड को ... के नाम से भी जाना जाता है। इकोफिन के नाम से भी जाना जाता है। इकोफिन पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति के बारे में विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमनली यूज टू सप्लाई सिनोपेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ इकोसिस्टम्स करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग का तो यूज़ करते हो आप लोग? अरे यार, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। यदि किसी देश का पारिस्थितिक पदचिह्न उसकी जैव क्षमता से अधिक है तो उसे कहा जाता है देखो इसमें देखो, इफ़ ए कंट्री इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि एक्सीड्स इट बायो कैपेसिटी इट इज़ सेड टू वी इन इकोलॉजिकल ओवरशॉट, है ना। ओवरशॉट तो हो गया, इकोलॉजिकल ओवरशॉट। जो क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए ना, उसको इंग्लिश में पढ़ लिया करो, समझ में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाते हैं। 51 देखते हैं। वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा क्षेत्र है? ऊर्जा उत्पादन, वेरी गुड। एनर्जी प्रोडक्शन, बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन लगा हुआ है। 52 देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA 1970 में अमेरिका में द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन पूछने का है एग्जाम पेपर में, जो पूछा इन लोगों ने। कहाँ से क्वेश्चन उठाया? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन मृदा क्षरण का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? वो है जैविक खेती। ये मृदा क्षरण का प्रत्यक्ष डायरेक्ट कारण नहीं है। कौन सी खेती? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैविक खेती। ठीक है, चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक जैविक खेती, ऑर्गेनिक, अरे ऑर्गेनिक कार्बनिक होना चाहिए था, यहाँ पे जैविक कर दिया। पता नहीं चल रहा क्या क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। 54 देखते हैं। कौन सी वैश्विक पहल विशेष रूप से भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटती है? कौन सी वैश्विक पहल विशेष रूप से भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटती है? वो UNCCD, यानी कि UNCCD इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। शुष्क क्षेत्रों में वायु अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है? आश्रय पट्टी रोपण, शेल्टर वेल प्लांटिंग इज अ राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, ठीक। बहुत समय के बाद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जैसे क्रिकेट मैच चलता है ना, उसमें जब 15-20 बॉल खाने के बाद जो बल्लेबाज होता है वो एक चौका मारता है, वही सेम कहानी इस पेपर में चल रही है, जिनका पेपर है ये। 10-12 क्वेश्चन गलत करने के बाद बस एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। सक्रिय अपंग प्रक्रिया मुख्यतः घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को ... में बदलती है। ठोस बायोमास इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत देर तक कोई सही क्वेश्चन होगा ही नहीं, सब गलत होंगे। 57। ASP में अपंग का जमाव सामान्यता के कारण होता है। बिल्कुल सही बताया। तंतु में जीवाणु वृद्धि इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। यार क्वेश्चन की लेंथ बहुत बढ़ा दी, बहुत ही अजीब गरीब पेपर दे रखा। बच्चा कहाँ तक वो वाला हिसाब है, मरता क्या नहीं करता, बस वो वाला हिसाब। फंस गए, मरता क्या नहीं करता, फंस गए, ना इधर के ना उधर के। पारिस्थितिक अनुक्रम का कौन सा मॉडल ये सुझाव देता है कि प्रारंभिक उपनिषेधवादी बाद की प्रजातियों की स्थापना को बाधित करते हैं? निषेध मॉडल इज द राइट ऑप्शन। 59 देखो। किस प्रकार के अनुक्रम में जैविक समुदाय एवं स्वयं पर्यावरण को संशोधित करता है जिसको उसका स्वयं का प्रतिपादन होता है? स्वजनित अनुक्रम, ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, फंस गए बेटा क्वेश्चन में। देखो, लवणोद्भिद उच्च लवणता वाले वातावरण में मुख्यतः जीवित रहते हैं।
जीवित रहते हैं रंध्रों की स्थायी रूप से बंद करके लवण निषेधक जड़ों का निर्माण करके अत्यधिक जलस्रोतों द्वारा डी पे आप टिक लगाएं, विशेष ग्रंथियों द्वारा अतिरिक्त लवण का स्त्राव करके। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि तकनीक नहीं है? टपकन। अरे वाह क्या बात है यार, टपकन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन मरुद्भिदीय पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है? देखो मरुस्थलीय पौधे लिख देते यार, पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है तो वो पाया जाता है धंसे हुए रंध्रों और मोटे क्यूटिकल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों पर पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, याद कर लो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 64 है, वायो ट्रिकलिंग फिल्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? बिल्कुल सही लगाया है ऑप्शन, राइट ऑप्शन है। डी पे आप टी लगाओ क्योंकि यही ऑप्शन सबसे बड़ा है, यही राइट होगा। चलिए 65 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, पहले उत्पादक आएंगे, शाकाहारी आएंगे, फिर बेचारे मांसाहारी आएंगे, फिर उच्च श्रेणी के मांसाहारी आएंगे और फिर सर्वाहारी आ जाएंगे। ले दावत अब चल रही है कहानी, तू मुझे खा और मैं तुझे खाऊं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा क्या होती है, घटती रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। वायो स्क्रेवर का उपयोग ... में नहीं होता सिगरेट उद्योग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है? वो है पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो जरा बेटे अच्छे से। हरित लेखा परीक्षा की पर्यावरणीय विविधता के घटकों की व्यवस्थित पहचान, परिमाणीकरण, अभिलेखन, रिपोर्टिंग और विश्लेषण की एक प्रक्रिया है। धम इंस्टीट्यूट, ए पे टिक लगा दो, संस्थान। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार समूह उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये जो है ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये जरा पेपर में आती आता क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छे से जरा पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 71 है ... अबे सभी रिक्त स्थान रख दिए। पारिस्थितिकी की एक शाखा है जो व्यक्तिगत जीवों या प्रजातियों और पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। ओटेकोलॉजी। ठीक है, ओटेकोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। और 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, डरो मत, भागो मत, अभी से डर रहे हो? अबे पेपर में बैठ के नंबर भी तो लाने हैं ना। प्रवाल व्यंजन मुख्य रूप से ... के कारण होने वाली पारिस्थितिक गड़बड़ी को एक उदाहरण है। प्रवाल व्यंजन मुख्य रूप से ... के कारण होने वाली पारिस्थितिक गड़बड़ी का एक उदाहरण है। वो है तुम्हारे पास समुद्री तापमान में वृद्धि। ठीक है, ये तो सोचने समझने का काम ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट लगा दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ए और बी दोनों टिक लगा दो बिना पढ़े, मैंने पढ़ाई नहीं है, बता दिया मैंने कि हाँ ये ए और सेकंड दोनों होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। डी चटर्जी 1962 के अनुसार भारत को ... वनस्पति क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। नो, बी पे टी लगाओ, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा हुआ है। चलिए 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रूंडलैंड आयोग से संबंधित है? सतत विकास, बिल्कुल सही ऑप्शन लगा हुआ है। बस 75 क्वेश्चन है, हो गए पूरे, आगे मत देखो। तो 75 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन है 29 अप्रैल 2026 का। कब का है बेटा? 29 अप्रैल 2026 का। और जिन बच्चों का अब तक एग्जाम पेपर नहीं हुआ है वो इन क्वेश्चन पेपर को सारे क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।